स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण। जैसा कि आपको मालूम है, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए दो विवरण तैयार किए जाते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा है फंड सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेज ऑफ फंड्स। तो हम पहले देखते हैं स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसा कि आपको मालूम है, कार्यशील पूंजी में जो चेंजेस होते हैं उसकी अनुसूची दो अवधियों के बीच करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की व्यक्तिगत मदों में होने वाले चेंजेस एवं वर्किंग कैपिटल पर उसका प्रभाव दर्शाती है। इससे यह ज्ञात किया जाता है कि इस अवधि में जो वर्किंग कैपिटल है उसमें वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। करंट एसेट्स एवं करंट लायबिलिटी की व्यक्तिगत मदों में हुए चेंजेस एवं उनका कार्यशील पूंजी पर प्रभाव जानने के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान से रखा जाना चाहिए। जिसमें पहला है चालू संपत्तियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है, यानी इंक्रीजिंग इन करंट एसेट्स देन इंक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा है डिक्रीजिंग इन करंट एसेट्स देन डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स में कमी होती है तो जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी कमी होगी। कहने का मतलब यह है करंट एसेट्स का वर्किंग कैपिटल पर सीधा संबंध होता है। अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजिंग होती है, और अगर करंट एसेट्स में कमी होती है तो वर्किंग कैपिटल में डिक्रीजिंग होती है। फिर अगला नियम है इंक्रीजिंग इन करंट लायबिलिटीज़, यानी करंट लायबिलिटीज़ के बारे में हम देखें तो करंट लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल में डिक्रीजिंग होगी, यानी चालू संपत्तियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी में कमी होती है। अगर हम बात करें डिक्रीजिंग इन करंट लायबिलिटी देन इंक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल, यानी चालू दायित्वों में कमी कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नेट वर्किंग कैपिटल की मात्रा में एक निश्चित समयावधि के अंत में हुई कमी को कोषों का साधन तथा वृद्धि को कोषों का उपयोग मानते हैं, जिससे फंड फ्लो स्टेटमेंट में दर्शाया जाता है। वर्किंग कैपिटल में वृद्धि चालू संपत्ति में वृद्धि तथा चालू दायित्वों में कमी होने पर होती है, जबकि कार्यशील पूंजी में कमी चालू संपत्तियों में कमी अथवा चालू दायित्वों में वृद्धि होने पर होती है। अब हम इसे एक टेबल के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इस तरह से आपके सामने एक स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, जिसमें कॉलम बना हुआ आइटम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, और इसमें दो कॉलम बने हुए हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम जानते हैं करंट असेट्स के लेते हैं। अगर करंट असेट्स में वृद्धि होती है तो वो इंक्रीजिंग कॉलम में आएगा, और डिक्रीजिंग अगर करंट असेट्स में कमी आती है तो वो डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल के डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। जिसमें हमारे करंट असेट्स में आती है वो मुख्य बिंदु इस प्रकार से है, कैश एट बैंक, नंबर 2 कैश एट हैंड, फिर आता है स्टॉक इन ट्रेड, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। इस तरह से जो करंट असेट्स है हम शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल में उनके इफेक्ट्स को वर्किंग कैपिटल पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो उसमें हमारे आएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनक्लाइम्ड डिविडेंड। इसमें सीधी सी बात है, यानी उल्टा संबंध होता है। करंट असेट्स में अगर इंक्रीजिंग होती है तो वर्किंग कैपिटल जो पर इफेक्ट आता है वो डिक्रीजिंग में आएगा। अगर करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीजिंग है तो वर्किंग कैपिटल के वो इंक्रीजिंग कॉलम में इफेक्ट साइड में आएगा। इस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की सहायता से हम बना सकते हैं। और इस लास्ट में जो हमारा दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। कहने का मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। और इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉलम्स का दोनों का टोटल उनमें जो वेरिएशन है, अगर इंक्रीजिंग ज़्यादा आती है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीजिंग कॉलम में जाएगा, और डिक्रीजिंग आती है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में
चला जाएगा। इस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना सकते हैं। अब हम इसके बाद में किस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल यानी टेबल से भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है तो उसमें हमारे सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दो तरह से कॉलम बनाने पड़ते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करें तो उसमें हमारे पहले आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, सेल्स ऑन फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट, जिसमें हमारे डिविडेंड रिसिप्ट्स, डोनेशन, गिफ्ट्स आदि आते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की तो इसमें हमारे आता है ट्रेडिंग लॉस, इन लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होता है तो वो इसमें आएगा। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वो भी इसी में आएगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वो भी हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट वो भी इसमें हमारे आएगा। पेमेंट्स ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा। और नॉन ट्रेड पेमेंट्स जैसे कंपनसेशन एक्सेट्रा ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा। इस तरह से सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का जो हम बात कर रहे हैं उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा वो इसमें एज पर शेड्यूल लिखा जाएगा। आज के टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।